फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपकी कक्षाएं संचालित हैं। हम लोग टीजीटी, पीजीटी, हायर, जेडीसी, जीआईसी की यहाँ पर कक्षाएं प्रारंभ किए हुए हैं। ज्योग्राफी की नियमित क्लास, राजनीति विज्ञान की नियमित क्लास, इतिहास की नियमित क्लास यहाँ से चल रही है। इसके साथ ही साथ जीएस के अन्य भाग भी यहाँ से संचालित हैं। तो जो लोग इससे ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, संस्थान से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। परीक्षा उपयोगी तथ्यों को उठाया जा रहा है। संस्थान की यही कोशिश है कि आपके अंदर विषय की समझ पैदा किया जाए। आप कोई भी एग्जाम तभी क्वालिफाई करेंगे जहां तक टीजीटी का एग्जाम है, पीजीटी का एग्जाम है, आरओ का प्री परीक्षा है, पीसीएस का प्री परीक्षा है या उसका मुख्य परीक्षा है। जब तक आपके अंदर विषय की समझ नहीं होगी, वो विषय चाहे भूगोल हो, चाहे संविधान हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, तब तक आप किसी भी परीक्षा को रट के, रट्टा मार के, वन लाइन सॉल्व करके आप नहीं कर पाएंगे। आपको यदि विषय की समझ जिस दिन आपके अंदर पैदा हो गई, उस दिन आपको सारे विषय आसान लगेंगे। हमारे संस्थान का उद्देश्य यही है कि आपके अंदर विषय की रुचि उत्पन्न किया जाए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, हमारे आपके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम लोग विषय को 2 दिन 3 दिन पढ़ेंगे। कोशिश हम यही कोशिश करते हैं कि साल पेपर से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सोचते हैं कि हमारा काम हो गया है। इससे परीक्षा में नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप विषय को जब तक समझेंगे नहीं, जब तक उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर विषय को पढ़ने की रुचि ही नहीं उत्पन्न होगी। आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़ेंगे फिर उसको बंद कर देंगे। तो हमारे संस्थान का यही उद्देश्य है कि आपको उस विषय में इस लायक बना दिया जाए कि आप जो बुक पढ़ें, जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, वो आपके समझ में आवे। इसीलिए हम लोग इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रयास है कि आपको ये हमारा जो मेहनत है वो समझ में आएगी। धीरे धीरे क्लास से जुड़िए, पढ़िए, समझिए। और आज हम आपको वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, वैदिक काल चल रहा है, इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जीडीसी के लिए, जीआईसी के लिए आगामी आने वाले समय में परीक्षाएं हैं। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के परिणाम के बाद बहुत तीव्र गति से इस पर काम होगा, परीक्षाएं होंगी। तो जो लोग इस समय मेहनत कर रहे हैं, अपने पसीने को बहा रहे हैं, उनको निश्चित रूप से अंतिम सफलता मिलेगी। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप लोग मेहनत करिए, इसी तरह से पढ़िए और हमारे संस्थान से जुड़िए और इसका अधिक से अधिक फायदा उठाइए। देखिए, वैदिक काल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास में हम लोग पाषाण काल पढ़े, ताम्रपाषाण काल पढ़े, सिंधु नदी घाटी सभ्यता पढ़े, लौह काल पढ़े। वैदिक काल में हम लोगों ने वैदिक साहित्यों का अध्ययन किया। हम लोग वेद की चर्चा किए, हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा किए, हम लोग आर्यणक ग्रंथ की चर्चा किए, हम लोग उपनिषदों की चर्चा किए। उससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, क्या क्या परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, उसकी हम लोगों ने चर्चा किया है। देखिए, यहाँ पर तो आपको हम बताते ही हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इसके बाद जब हमारा टॉपिक समाप्त होगा तो वैदिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सब आपको हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, जिससे आपकी तैयारी को अंतिम रूप दिया जाए। तो आज हम लोग वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जहां तक वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की बात है, तो वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा था। एक पूर्व वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल था। पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल क्यों कहते हैं या ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल के बारे में जो जानकारी का साधन है मात्र और मात्र ऋग्वेद है। क्योंकि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व जो ऋग वैदिक के काल का समय है, ऋग वैदिक काल का समय है, इसमें केवल ऋग्वेद की रचना हुई। रचना कहां पर हुई? रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। आज सभ्यता का केंद्र क्या था? सप्त सिंधु प्रदेश था। सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सभ्यता ऊपरी गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी, निचली गंगा घाटी में पहुंचती है। अब समय किसका होगा? ऋग वैदिक काल से समय बदलेगा, उसको हम उत्तर वैदिक काल की संज्ञा देंगे। उत्तर वैदिक काल का समय क्या होगा? उत्तर वैदिक काल का समय होगा 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का समय जो है, का जो काल है, उसको हम उत्तर वैदिक काल की संज्ञा देते हैं। देखिए, हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ा,
सिंधु नदी घाटी सभ्यता पढ़ा, उसकी विशेषताओं पे हम लोगों ने काफी अध्ययन किया। क्योंकि सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए बहुत से ऐसे पक्ष हैं, बहुत से ऐसे तथ्य उद्घाटित होने बाकी हैं जो अभी भी इतिहास का एक प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन पर तब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा जब तक हम सिंधु लिपि नहीं पढ़ सकते हैं। केवल उत्खनन से मिली सामग्री के आधार पर उनके राजनीतिक जीवन के बारे में नहीं बता सकते हैं। क्योंकि वैदिक काल में हमको साहित्य मिल गया था, उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमको उत्तर वैदिक साहित्यिक ग्रंथों से होती है। यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इसके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आर्याणक ग्रंथ हैं, उपनिषद ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों की रचना उत्तर वैदिक काल में होती है। ऋग्वैदिक काल की भी जानकारी हमको ऋग्वेद से मिल गया था। अब इनके हम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक पक्षों की चर्चा, इसके साथ साथ महिलाओं की स्थिति की भी चर्चा करेंगे। तो आज हम वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम अब आज की क्लास में हम केवल वैदिक काल का आपको राजनीतिक जीवन पढ़ा दें, कल हम उसका लगे सामाजिक जीवन पढ़ाने, तो जब हम उत्तर वैदिक काल का आपको राजनीतिक जीवन पढ़ाएंगे तो आपको वैदिक काल का राजनीतिक जीवन भूल जाएगा। तो हम वैदिक काल का राजनीतिक जीवन और उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन दोनों साथ में पढ़ाएंगे, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करवाएंगे और उसमें आपको बताएंगे परिवर्तन के क्या तत्व हैं। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन होता है, जन से कैसे जनपद बना, कैसे छोटे छोटे जनपद में बदले, जो पूर्व वैदिक काल का जो राजन था कैसे उत्तर वैदिक काल में सम्राट होगा, स्वराट होगा, एकराट होगा, विराट होगा, सबकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जहां तक ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की बात है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो जन नामक छोटे से राजनीतिक संगठन से होती है। जन, इसका प्रधान कौन होगा? राजन होगा। अब जन का विकास कैसे होता है? जन का विकास तो एकाएक हुआ नहीं, जन का विकास परिवार से होगा। परिवार, शुरू में परिवार एक इकाई होगा, कई परिवार मिलके, परिवार या कुल आप कह सकते हैं, कई कुल मिलके ग्राम बनाएंगे। परिवार से बड़ी संस्था ग्राम हो जाएगी, उसका प्रधान ग्रामणी हो जाएगा। परिवार का प्रधान कौन होगा? पिता होगा या तो बड़ा भाई होगा। तो परिवार से या कुल से कैसे जन तक की यात्रा होती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके क्या क्या उत्तरदायित्व थे, इसकी चर्चा करेंगे। किसमें चर्चा मिलती है, इसकी चर्चा करेंगे। जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। इसी में सभा समिति की चर्चा होगी, विदत की चर्चा होगी, गण की चर्चा होगी। ये सब राजनीतिक इकाइयां थी ऋग्वैदिक काल की। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल के जो राजनीतिक जीवन का विकास हुआ है वह कहां से हुआ है? कुल या परिवार से हुआ है। तो कुल या परिवार, कई कुल या, प्रारंभ में कुल या परिवार थे, कई कुल या परिवार मिले, ग्राम बने, कई ग्राम बने, उससे बड़ी इकाई विश्व बनी, और कई विश्व मिलके किसका निर्माण कर दिए? जन का निर्माण कर दिए। छोटा सा एक भाग, छोटा सा एक क्या नाम है, एक क्षेत्र होता था जिसमें एक व्यक्ति को उसका प्रमुख या एक सर्वेसर्वा बना दिया जाता था। तो आपसे कोई यदि पूछे कि ऋग्वैदिक काल की प्रारंभिक राजनीतिक इकाई क्या थी, तो यह कुल या परिवार थी। कुल या परिवार से ग्राम बना, कई कुल या परिवार मिलकर ग्राम बनाए, कई ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण किए, कई विश्व मिलकर जन या कबीला बनाए। देखिए, अब देखिए, कुल का प्रधान कौन होता था? पिता या बड़ा भाई होता था। कुल या परिवार, आज भी देखिए हमारे यहाँ जहां पर पितृसत्तात्मक परिवार है, वहां पर जो परिवार का जो निर्णय लेने की अथॉरिटी है या तो पिता के पास है, यदि पिता नहीं हो तो बड़े भाई के पास है। अमूमन एक परंपरा बनी हुई है, अब उस परंपरा को कोई मानता नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से यही माना गया है कि पिता या जो बड़ा भाई होगा यही कुल या परिवार का डिसीजन लेगा। यही इसका क्या नाम है, एक प्रकार से यह गार्जियन की भूमिका में होगा। इसका प्रधान पिता या बड़ा भाई हुआ। अब कुल या परिवार कई मिलके ग्राम बनाए,
ग्राम का प्रधान ग्रामीणी हुआ। इसको कुछ न्यायिक अधिकार भी थे ऋग्वैदिक काल में। कई ग्राम मिलके विष बना, इसका प्रधान विषपति हुआ। इसको ग्रामीणी से ज्यादा अधिकार मिला। कई विष मिलके जन या कबीला बनाए, इसका जो प्रधान हुआ कौन हुआ? जनपति या राजन हुआ। जनपति या राजन 275 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। 275 बार उल्लेख है किसका? जन का। और विभिन्न जनों की चर्चा होगी ऋग्वेद में। कहीं अनुजन था, कहीं द्रुह जन था, द्रुह, कहीं पुरुजन था, कहीं यदुजन था, कहीं भरत जन था, कहीं कृभि जन था, और इसके साथ साथ कहीं तुर्वस जन था। अब अनुद्रुह, पुरु, यदु एवं तुर्वस महत्वपूर्ण जन थे, इसीलिए इन्हें पंचजन की संज्ञा दी जाती है। महत्वपूर्ण थे कि नहीं थे? अनु था, द्रुह था, पुरु था, यदु था, तुर्वस था, महत्वपूर्ण जन थे। इन्हें पंचजन की संज्ञा दी जाती है। और इस जन का विकास कैसे होता है? कुल या परिवार से होता है। यही राजनीतिक यात्रा है। छोटे छोटे कुल, छोटे छोटे परिवार मिलके कि ग्राम बनाएंगे। कई परिवारों का समूह ग्राम बनाएगा, कई ग्रामों का समूह विष बनाएगा, कई विष का समूह कबीला बनाएगा या जन बनाएगा। तो परिवार का मुखिया कौन? पिता या बड़ा भाई। ग्राम का मुखिया कौन? ग्रामीणी। विष का मुखिया कौन? विषपति। और जन या कबीला का मुखिया कौन? जनपति या राजन। अब देखिए, ये तो विकास है, जन का विकास। अब कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी? ऋग्वैदिक काल का प्रारंभिक काल है, भारतीय संस्कृति का प्रारंभिक काल है। हमको राजनीतिक रूप से हमको प्रारंभिक राजनीतिक जानकारी मिलती है। कैसे हमारे यहाँ जन का विकास हुआ, कैसे परिवार से जो परिवार की यात्रा थी, कैसे धीरे धीरे जन की तरफ बढ़ती है। अब जन का मुखिया तो हो गया राजन। अब राजन पे नियंत्रण कौन स्थापित करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजन जो है निरंकुश हो जाए। अब राजन पे अंकुश रखना है, राजा की निरंकुशता को कम करना है। तो और राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संस्थाएं आएंगी जो राजा की निरंकुशता को निरंतर कम करेंगी। कौन कौन होंगी? सभा होगी, समिति होगी, विदत होगा, गण होगा। ये राजनीतिक संस्थाएं होंगी जो राजा की निरंकुशता को सीमित करेंगी, राजा पे लगाम लगाएंगी। जो राजा बेलगाम हो जाएगा उसको हटा देंगी, क्योंकि बिना इनकी सहमति से, क्योंकि समिति जो थी उसका काम ही केवल था राजा के चुनाव में भाग लेना। राजा के चुनाव में सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी थी वो समिति के पास थी। इसका जो प्रमुख होता था, परीक्षा में पूछा जाता है, इसका प्रमुख ईशान होता था। अब देखिए, विदत महत्वपूर्ण क्या नाम है संस्था थी? राजनीतिक संस्था। 122 बार उल्लेख हुआ है किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख किसका हुआ है? विदत का हुआ है। सभा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 8 बार हुआ है। समिति का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। और अथर्ववेद में, आगे उत्तरवेदिक काल में आपको पढ़ाएंगे, अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाएगा। अब देखिए, समिति का मुख्य काम क्या होता था? देखिए, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। इसका मतलब समिति सभा से ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था थी। विदत और भी महत्वपूर्ण संस्था थी। गण का भी उल्लेख हुआ है। समिति का मुख्य काम क्या था? राजा के चुनाव में भाग लेना। समिति राजा के चुनाव में योगदान करती थी। अतः आप कह सकते हैं कि समिति एक आम सभा थी। सभा क्या थी? सभा कुलीनों की संस्था थी, वृद्धजनों की संस्था थी। जो समाज के अनुभवी लोग थे उनकी संस्था थी। एक प्रकार से परामर्शदाती संस्था थी, राजा को परामर्श देती थी सामाजिक मुद्दों पे, आर्थिक मुद्दों पे, धार्मिक मुद्दों पे। लेकिन समिति का रोल क्या था? राजा के चुनाव में भाग लेती थी। कौन व्यक्ति राजा बनेगा, कौन व्यक्ति राजन बनेगा, इसका निर्णय
समिति करती थी, क्योंकि राजनीतिक अधिकार ऋग्वेद में महिलाओं को प्राप्त नहीं थे, इसीलिए समिति के सदस्यों में महिलाएं नहीं होती थी। इसके विपरीत सभा एवं विदथ में महिलाएं भाग लेती थी। जब समिति की बैठक होती थी तो उसमें महिलाएं नजर नहीं आती थी। इसके विपरीत सभा एवं विदथ की बैठकों में महिलाएं नजर आती थी। तो यही है सभा समिति विदथ। आपको बताएं जो समिति थी, जो सभा थी, विद्वजनों एवं व्यक्तियों की संस्था थी। इनका काम क्या था? इनका काम था, जो कबीले था, जो एक प्रकार से जन था, उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मामलों पे विचार विमर्श करते थे और विचार विमर्श करने के बाद राजा तक उनकी बात पहुंचाते थे। देखिए, हमारी संस्कृति का प्रारंभिक काल है। इस प्रारंभिक काल में भारत में छोटे छोटे राजनीतिक संगठनों का उभार हो रहा है, राजनीतिक संस्थाएं प्रचलित हैं। तो यह वास्तव में उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसी से प्रेरणा लेके हम आगे आज एक लोकतांत्रिक देश हम बने हैं, या जो हमारा संविधान लोकतांत्रिक एवं गणतंत्र देश की जो वकालत करता है, हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनी हुई है, कहीं न कहीं वह इसी ऋग्वेद से या हमारी वैदिक जो राजनीतिक व्यवस्था थी उससे प्रभावित रही है। या आगे आने वाले जब आपको हम महाजनपद काल पढ़ाएंगे, उसमें जब गणतंत्रों का उदय आपको बताएंगे, कहीं न कहीं से उससे प्रेरणा हम लिए हुए हैं। तो देखिए, अब देखिए, राजन तो बन गया है, लेकिन राजा का काम क्या था? लोगों की सुरक्षा की गारंटी देना। लोगों की सुरक्षा कैसे करेगा? उसके लिए सेना होना चाहिए ना। सेना का खर्च कहां से निकलेगा? पैसे उससे की आवश्यकता होगी। तो राजा, वैदिक काल में आप देखेंगे एक बलि शब्द का उल्लेख आता है। बलि, देखिए, टैक्सेशन व्यवस्था स्थापित नहीं थी, किसी भी प्रकार की कर प्रणाली का प्रचलन नहीं था, राजा कर नहीं लेता था। हां, बलि के रूप में वह स्वेच्छा से उपहार लेता था आम जनों से। क्यों लेता था? क्योंकि राजा उनको सुरक्षा की गारंटी देता था। सुरक्षा की गारंटी देना है, लोगों की सुरक्षा करना है, अपने कबीले के लोगों की सुरक्षा करना है, आम जनों की सुरक्षा करना है, तो राजा को सैनिक रखने पड़ेंगे, राजा को पुलिस व्यवस्था की व्यवस्था करनी पड़ेगी, राजा को गुप्तचर प्रणाली की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो गुप्तचर, पुलिस, सेना का खर्चा कहां से आएगा? तो सेना का खर्चा आएगा बलि से आएगा। जो बलि क्या थी? बलि राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला एक उपहार था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि राजा सुरक्षा की गारंटी लेता है। अब देखिए, बलि से ही, देखिए अभी का जो बलि है वह स्वेच्छा से दिया जाएगा। उत्तर वैदिक काल में भी आपको पढ़ाएंगे, परिवर्तन आप देखिएगा। यह जो बलि है वह कर का रूप लेगा और कर का भाग कितना होगा? 1/16 होगा। आपको कर देना है, राज्य बढ़ेंगे, उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा, सुरक्षा आपको करनी है, राज्यों को जीतना है, अपने सीमाओं का विस्तार करना है, और अधिक सेना की आवश्यकता पड़ेगी। जब और अधिक सेना की आवश्यकता पड़ेगी तो कर की मात्रा बढ़ेगी और कर अनिवार्य किए जाएंगे। इसकी परिणति क्या होगी? जो बलि था वह नियमित कर का रूप लेगा, इसका कोई भाग निर्धारित नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आपको बताएंगे कि 1/16 भाग हो जाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए, राजा के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। राजा को जन का रक्षक कहा गया है, गोप्ता जनस्य, दुर्गों को भेदने वाला, पूरा भेदता भी कहा गया है। देखिए, ऋग्वैदिक काल का जो राजा था, एक प्रकार से उसकी जो स्थिति थी काबाइली मुखिया की थी, क्योंकि देखिए प्रभुसत्ता राजा में नहीं थी। एक प्रकार से जो कबायली संगठन था उसका वह मुखिया होता था। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल का जो राजन है उसकी स्थिति क्या थी? ऑप्शन आएगा तुम्हारी का कबायली मुखिया की उसकी स्थिति थी। इसके साथ साथ देखिए, राजा को सहायता के लिए
उसकी एक टीम होती थी। टीम से परामर्श लेके राजा आगे काम करता था। तो 11-12 लोगों की टीम थी जो विभिन्न मुद्दों पे राजा को परामर्श देते थे। उसमें सबसे मुख्य था पुरोहित, मुख्य परामर्शदाता था यह राजा का। राजा इसी से परामर्श लेता था। न्याय इत्यादि न्यायिक कार्य में इसी का सहयोग लेता था राजन। इसके बाद सेनानी, राजा का क्या नाम है, एक प्रकार से सेना का सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करता था। ब्राजपति था एक, यह चारा गाह की व्यवस्था करता था। ग्रामीणी, ग्राम का मुखिया होता था। देखिए सबसे महत्वपूर्ण स्पर्श, यह गुप्तचर व्यवस्था को देखता था। इसका मतलब वैदिक काल में गुप्तचर व्यवस्था प्रचलित हो गई थी, व्यापक प्रचलन नहीं था। स्पर्श जैसे शब्दों का मिलना बताता है कि वैदिक काल में गुप्तचर व्यवस्था की नींव पड़ गई थी। इसके साथ दूत थे। पूरब था, दुर्ग का अधिकारी होता था। उग्र माने पुलिसिंग व्यवस्था भी थी, लोगों की सुरक्षा के लिए, चोरी इत्यादि कामों को रोकने के लिए, क्योंकि गायों की खूब चोरी होती थी। जिसके पास ज्यादा से ज्यादा गाय उतना धनी व्यक्ति। तो अन्य व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, गाय की चोरी इत्यादि को रोकने के लिए पुलिसिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ न्यायाधीश की भी व्यवस्था थी। न्यायाधीश को क्या कहते थे, प्रश्न विनाक, ये न्यायाधीश की भूमिका निभाते थे। इसके साथ ही रत्नी व रत्नीन का भी उल्लेख मिलता है। तो इन्हीं टीम की मदद से राजा अपने कबीले की व्यवस्था को चलाता था। उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन ना आवे, इसीलिए राजा ने एक अपनी टीम बनाई थी। तो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था थी। अब देखिए इसमें परिवर्तन क्या होता है। देखिए इसी में आगे आपको छूट गया बताएंगे। एक दासराग युद्ध हुआ था। यह भरत जन के कबीले राजा सुदास और अन्य कबीलों के बीच हुआ था। इसमें एक का नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे, एक का नेतृत्व भरत कबीले था, उसका जो नेतृत्व था वह वशिष्ठ के हाथ में था। बाद में जो वशिष्ठ वाला जो कबीला था, इसका नेतृत्व भरत कर रहे थे, वही युद्ध में विजयी होता है। इसी भरत जन के नाम से ही जो भारत का नाम पड़ता है वह भारतवर्ष पड़ता है। बड़ा महत्वपूर्ण कबीला था भरत, और उसी भरत कबीले के नाम पे ही भारत का नाम भारत जन पड़ता। परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दासराग युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था, दासराग युद्ध क्यों हुआ था। देखिए कहा जाता है कि जो भरत थे, भरत जन के जो कबीले के जो मुखिया थे, वह विश्वामित्र को अपने पुरोहित के पद से हटा दिए थे और वशिष्ठ की नियुक्ति कर दिए थे। इसी से नाराज होके दोनों कबीलों मतलब ये युद्ध होता है। कुछ लोग कहते हैं कि साम्राज्य विस्तार इसका प्रमुख कारण था। कुछ भी हो, साम्राज्य विस्तार का कारण हो या पुरोहित के पद को लेकर विवाद हो, लेकिन यह निश्चित है कि परशुरी नदी के तट पे इन विभिन्न कबीलों के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसको हम दासराग युद्ध के नाम से जानते हैं। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन होता है राजनीतिक संगठन में। अब देखिए पूर्व वैदिक काल का जो जन है, उत्तर वैदिक काल में जनपद का रूप लेगा। अब विकास कैसे होगा राजनीतिक संगठन, कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद, और इसका जो शासक होगा, इसका जो मुखिया होगा, उसको ज्यादा अधिकार मिलेंगे, अधिक अधिकार मिलेंगे। तो अब देखिएगा जो छोटे छोटे जन थे आपस में मिलेंगे, जैसे भरत और कुरु मिलेगा। भरत जन था ऋग्वेद में, पुरु जन था ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में जनपद का रूप लेंगे, दोनों जन आपस में मिलकर कुरु नामक नए जनपद का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार कृभि एक जन है उत्तर पूर्व वैदिक काल का, तुर्वस एक जन है पूर्व वैदिक काल का, दोनों जन मिलेंगे, यह अब पांचाल जनपद का निर्माण करेंगे। तो पांचाल, कुरु, काशी, कौशल, अंग, विदेह, मगध आदि प्रमुख जनपद आएंगे, बड़े बड़े राज्यों का निर्माण अब होने लगेगा। तो जन से जनपद बनने की प्रक्रिया
कहां पूरी होगी? उत्तर वैदिक काल में। और देखिए इसकी चर्चा कहां मिलेगी, इसका उल्लेख कहां मिलेगा? शतपथ ब्राह्मण में जनपद का उल्लेख मिलेगा। वो कहा जाएगा शतपथ ब्राह्मण में कि जो कुरु व पांचाल है वो वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है, वह आर्य संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। शतपथ ब्राह्मण बताएगा वैदिक सभ्यता का जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है कौन है? वह है कुरु व पांचाल। इसी के साथ साथ कुरु का काशी का उल्लेख मिलेगा, कौशल का उल्लेख मिलेगा, विदेह का उल्लेख मिलेगा, अंग का उल्लेख मिलेगा, मगध का उल्लेख मिलेगा। देखिए मगध और अंग का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, मगध और अंग का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, किंतु अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। अब परिवर्तन क्या होगा? जो जन था, जन के अधिकारों में वृद्धि होगी। वृद्धि कैसे होगी? अब कबीले का नेता वह नहीं होगा, अब क्या होगा? वह विस्तृत भूभाग का शासक होगा। कबीले का नेता नहीं होगा। ऋग्वैदिक काल में जो जन कबीले का नेता था, उत्तर वैदिक काल में वह अब विस्तृत भूभाग का स्वामी हो जाएगा। इसके साथ साथ राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलेगा। ऐतरेय ब्राह्मण जो कि उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है, इसमें राजा के लिए विभिन्न उपाधियां मिलेंगी। राजाधिराज मिलेगा, सम्राट मिलेगा, एकराट मिलेगा। कर्मकांड पढ़ेंगे, राजा विभिन्न यज्ञों को संपादित करेगा। आप देखेंगे इस काल में पुरोहितों के अधिकार बढ़ेंगे, कर्मकांडों की मात्रा बढ़ेगी, यज्ञों बहुतायत मात्रा में यज्ञ होंगे। कहीं वाजपेयी यज्ञ होगा, कहीं अश्वमेध यज्ञ होगा, कहीं राजसूय यज्ञ होगा। जब राजा का राजाभिषेक होगा तो राजसूय यज्ञ होगा। जब राजा सारे क्षेत्रों को जीत लेगा तो अश्वमेध यज्ञ होगा। सम्राट अलग यज्ञ करेगा, एकराट अलग यज्ञ करेगा, सौराट अलग यज्ञ करेगा, विराट अलग यज्ञ करेगा, भोज अलग यज्ञ करेगा। चारों दिशाओं का अलग अलग राजा होगा। ये परिवर्तन है पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। तो पूर्व वैदिक काल में ऐसा किसी भी प्रकार के राजा के अधिकारों का उल्लेख नहीं मिलता है कि पूर्व का राजा अलग है, पश्चिम का राजा अलग है, उत्तर का राजा अलग है, दक्षिण का राजा अलग है। पूर्व वैदिक काल का जो राजा क्या था? कबायली मुखिया है। ध्यान से देखिएगा, पूर्व वैदिक काल का राजा कबायली मुखिया, उत्तर वैदिक काल का राजा विस्तृत भूभाग का स्वामी। अब देखिए पूरब का राजा अलग नाम से संबोधित होगा, क्या कहेंगे? सम्राट कहेंगे। पश्चिम का राजा को क्या कहेंगे? सौराट कहेंगे। उत्तर के राजा को क्या कहेंगे? विराट कहेंगे। दक्षिण के राजा को क्या कहेंगे? भोज कहेंगे। और मध्य देश के राजा को क्या कहेंगे? राजन कहेंगे या राजा कहेंगे। और जो चारों दिशाओं का राजा होगा उसको क्या कहेंगे? एकराट कहेंगे। पूर्व वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। न तो एकराट का पता है, न तो विराट का पता है, न तो सौराट का पता है, न तो भोज का पता है, न तो सम्राट का पता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में ये परिवर्तन आएगा। चारों दिशाओं के अलग अलग राजा होंगे, सौराट, विराट, भोज, विराट, एकराट, सम्राट, राजन। और चारों दिशाओं के जो राजा हैं वो अलग अलग यज्ञ करेंगे। जैसे विराट जो है पुरुष में यज्ञ करेगा, जो राजन है बीच का राजा, विराट उत्तर का राजा पुरुष में यज्ञ करेगा। जो मध्य का राजा राजन है सम्राट, यह वाजपेयी यज्ञ करेगा। इसके साथ साथ जो एक राट है, जो स्वराट है, वो स्वर में यज्ञ करेगा, और जो एक राट है वह अश्वमेध यज्ञ करेगा। इसके साथ साथ जिस राजा का राजाभिषेक होता है वह राजसूय यज्ञ करेगा। तो राजा जो होगा वो राजसूय यज्ञ भी करेगा, और राजा जो है, जो सम्राट है, वो वाजपेयी यज्ञ भी करेगा। यज्ञों की जब महत्ता बढ़ेगी, पुरोहित वर्ग के अधिकार बढ़ेंगे, पुरोहितों की महत्ता बढ़ेगी। आप देखिए राजा के जो रत्नीन हैं, राजा के जो सहयोगी हैं, उनकी भी संख्या बढ़ेगी। अब देखिए कौन कौन आएंगे? पुरोहित आएगा, यही राजगुरु होगा। सेनानी आएंगे, यही सेनापति होगा।
ग्रामीणी गांव का मुखिया, सूत आएगा नया, रथ सेना का नायक होगा। युवराज राजा का पुत्र, महिषी पटरानी, छत्ता द्वारपाल। अछवाय माप व्यय, भागदुग्ध। अब देखिए भागदुग्ध मतलब कर को एकत्र करने वाला अधिकारी। इसका मतलब है कि टैक्सेशन व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं तो कहीं न कहीं टैक्सेशन व्यवस्था की नींव पड़ गई थी। जो बलि था, जो लोग स्वेच्छा से देते थे, अब यहां पर उनका देना कंपलसरी हो गया, क्योंकि राजा के अधिकार में वृद्धि होगी। आप यदि नहीं देंगे भागदुग्ध को एक कर, तो आपको सख्ती से वसूल सकता है। हाँ, कर की मात्रा निर्धारित होगी, मनमानी नहीं होगा, शास्त्रों के अनुसार होगा, वेद के अनुसार होगा। और कर की मात्रा क्या होगी? 1/16 होगी। और कर को केवल बलि नाम नहीं देंगे, कर को हम शुल्क भी कहेंगे, हम हिरण्य भी कहेंगे, हम भाग भी कहेंगे। तो पालागल होगा, राजा का मित्र होगा, भागदुग्ध होगा, संग्रहिता कोषाध्यक्ष। इसका मतलब एक कोष होगा राजा का, जहां पर से धन इत्यादि जाएगा, कर इत्यादि जाएगा, यहीं पर जमा होगा। इसीलिए संग्रहिता नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति होगी। गोनिकर्तन नामक एक नया अधिकारी होगा, जो कि राजा को शिकार में मदद करेगा। तो राजा के रत्नियों की संख्या बढ़ेगी। ऋग वैदिक काल की जो रत्नी थी, उसकी अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की संख्या बढ़ेगी, राजा के अधिकार बढ़ेंगे। राजनीतिक जीवन में देखिए जो परिवर्तन वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आता है, हम लोगों ने सबकी चर्चा किया। कुछ और चीज बाकी है, हम इसकी अलग चर्चा करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।